Hello students, welcome back to Jobs Adda. Here I am with new current affairs. लास्ट वीडियो में मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि स्टेट अफेयर्स भी कंप्लीट करवाओगे आप मैम. सो ऑब्वियसली जो भी कुछ स्टेट अफेयर्स होंगे इम्पॉर्टेंट कि मुझे लगेगा कि हाँ ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो मैं ऑब्वियसली कवर करवाऊँगी ही. सो उसकी आप टेंशन ना लें. एंड सबसे पहला करंट अफेयर तो आज का यही है कि इतनी इंटेंस हीटिंग के बाद आज मौसम थोड़ा जम्मू में अच्छा हो गया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे गर्मी से. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हमारा आज का करंट अफेयर है डीलिमिटेशन इन JNK. न्यूज़ में आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने JNK के लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया है आज. अभी पहले तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल व्यूज़ आएंगे, वो सब हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हमें उनमें हमें कुछ घुसना भी नहीं है. हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि क्यों मीटिंग में बुलाया है. तो वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि JNK में डीलिमिटेशन करनी है. आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जो हमारी JNK UT बनी है वो UT बनी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस होना ज़रूरी है और जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके लिए एक डीलिमिटेशन प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज़ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने जो वोटर्स हैं वो वोट कर रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट होती है, इलेक्शन कमीशन के पास जानी होती है. आफ्टर फर्स्ट हमारी जो डीलिमिटेशन हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चल रही है, लेकिन जो अभी रिसेंट हुई थी वो ये थी 2002 में. बट उसमें JNK इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. तो हमने अपनी जो डीलिमिटेशन थी वो खुद की थी. पूरे इंडिया के साथ हमारी डीलिमिटेशन तब हुई नहीं थी. इस प्रोसेस के लिए अभी ये मीटिंग बुलाई गई है. अब बेसिकली डीलिमिटेशन होती क्या है? डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन इट इज़ अ प्रोसेस डिवाइडिंग कंट्रीज टोटल एरिया इनटू स्मॉलर यूनिट्स in order to conduct elections smoothly and efficiently and aim for better governance. क्यों करते हैं? बेसिकली इसलिए करते हैं कि ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो एक स्टेट है, इवन कंट्री है, मतलब इक्वल एरिया हम डिवाइड करें ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ का वो इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट कर सके. ये ना हो कि एक जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जो है इतने कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर लोड इतना ज़्यादा होगा और फंड्स भी उतने ज़्यादा उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. इसलिए डीलिमिटेशन की जाती है. और ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, ये हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है वो सब इसको फॉलो करते हैं. Basically it involves redrawing boundaries of territorial constituencies in a country or state as per the election commission. ये सारा जो है, ये सारा प्रोसेस जो है उसको हेड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. क्योंकि इलेक्शन किसने करवाने हैं? इलेक्शन कमीशन ने. इलेक्शन कमीशन ही है जो मेन इसको ऊपर से हेड करता है. बट डीलिमिटेशन कमीशन फर्स्ट टाइम बोला किसने कि डीलिमिटेशन कमीशन बनानी है और हमें ये करना चाहिए और इसका पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से होगा ये कहाँ पे मेंशन है ये हमें पता होना चाहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82. ठीक है, पॉलिटी में आप पढ़ोगे और कुछ लोगों ने शायद पढ़ भी लिया होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसका जो फॉर्मेशन है वो किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 82 में. आर्टिकल 82 बोलता है कि जब भी कोई सेंसस होता है उसके बाद इलेक्शन कराने से पहले हमें डीलिमिटेशन कमीशन बिठानी होती है जो कि डीलिमिटेशन प्रोसेस को करेगी और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे. ठीक है, ये जो प्रोसेस है इट इज़ कैरिड आउट आफ्टर एवरी सेंसस. सेंसस मीन्स जनगणना. जो लोग आते हैं हमसे पूछते हैं अच्छा आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, वो टोटल पूरा करते हैं. फिर वो देखते हैं कि अच्छा इस स्टेट में कितने हैं, अच्छा इस स्टेट में इस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, इधर कितनी बनेंगी. तो वो ये सब काम इलेक्शन कमीशन अपने डीलिमिटेशन कमीशन से करवाती है. ठीक है, फाइन. दैट वॉज द फर्स्ट करंट अफेयर JNK से रिलेटेड. लेट्स मूव अप टू सेकेंड. सेकेंड इज़ Indian Railways completed the arch bottom of the Chenab Bridge. ये ज़्यादा पुरानी न्यूज़ भी नहीं है और ज़्यादा न्यू भी नहीं है, बट पता होना चाहिए, बहुतों को पता भी होगा एंड इट्स गुड अगर आपको पता है. तो नहीं पता है तो सुन लो कि इंडियन रेलवेज़ ने आर्च बॉटम ऑफ चेनाब ब्रिज कंप्लीट किया है. अब ये न्यूज़ में क्यों है?
ठीक है, किया तो करते नहीं, कितने प्रोजेक्ट्स करती है गवर्नमेंट कंप्लीट, हमें क्या है इससे। हमें इससे इसलिए इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है क्योंकि ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज है और इसको चेनाब ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज तो बहुत, रेल ब्रिजेस तो बहुत हैं इंडिया में, लेकिन ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट है और ये एक मार्वल्स जो है रेलवे इंजीनियरिंग का एक मार्वल में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी हाइट पे एक आर्च शेप देना एक रेलवे ब्रिज को, वो एक कोई मार्वल से कम नहीं है, एक अजूबा टाइप्स, उससे कुछ कम नहीं है। सो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये इंजीनियरिंग मार्वल जो है ये इसका एक स्टेप कंप्लीट कर दिया है, जो आर्च शेप है। ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट उसकी जो आर्च शेप है, जो उसका मेन सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सो ये याद रखना कि ये चेनाब ब्रिज है, JNK में जो चेनाब ब्रिज है ये वो है, और ये इंडियन रेलवेज़ के अंडर है, जो एक वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज माना जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड करंट अफेयर ये है कि JNK ने अप्रूव किया है 2 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ओके, थर्ड क्या है? JNK ने अप्रूव किया है ₹2 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन्स अंडर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अर्बन। ठीक है, लोन्स तो बहुत सारे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाता है फार्मर्स को, जो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल, सबको दिया। इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोन्स दिए गए हैं। लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़? इसलिए नहीं कि ये JNK में हुआ है, नो, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अर्बन के अंडर आया है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आरोग्य योजना क्या है? ये एक फ्लैगशिप मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज़ फ्लैगशिप मिशन? फ्लैगशिप मिशन वो होता है जो कि गवर्नमेंट की लिस्ट में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखता है। मतलब जैसे कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है हमारे लिए, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी कपड़ा तो गवर्नमेंट ने फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की है एंड ऑलमोस्ट उस कंप्लीट वर्ज तक पहुंच गए हैं। अब लास्ट चीज़ उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है? मकान। एंड वो किससे वो कंप्लीट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अर्बन से। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। इसकी डेडलाइन है कि 2022 तक हमें हर एक को घर, मतलब अफोर्डेबल घर, ये नहीं कि अब पूरा फॉल सीलिंग एंड ऑल दैट, पूरा LEDs लगा के, बट अफोर्डेबल घर जिसमें लोग रह सकें और अपने आप को ये जो भी कैलेमिटीज़ हैं उनसे बचा सकें। ठीक है, सो 2022 जो है इसकी डेडलाइन है। एम क्या है इसका? अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, ये उसका मेन एम है। ठीक है, इसकी एक सब स्कीम आई है जिसका नाम क्या है? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ARHC। कभी आपको कोई ये पूछ ले कि सब स्कीम क्या है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसकी कोई सब स्कीम भी है। यस, इसकी सब स्कीम अभी रिसेंटली ही आई है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये अर्बन एरियाज़ में ही है। इसमें क्या है कि वो रेंटल हाउसेस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, लेकिन अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस की जो थोड़े अपर मिडिल क्लास फैमिली से या अपर लोअर क्लास फैमिली है वो इनको अफोर्ड कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्वीडिश PM स्टेफन लोवान लूजेज नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट। अब कुछ तो सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब स्वीडिश PM का हम क्यों पढ़े? हाँ, एग्जैक्टली हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनेशनल अफेयर्स का अलग से कुछ टॉपिक है। ये मैंने इसलिए लाया है क्योंकि इसमें ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, नो कॉन्फिडेंस वोट, नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट। ठीक है, अब इंडिया, स्वीडिश जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है,
स्वीडिश उसको बोलते हैं बिकॉज वहाँ की लैंग्वेज और पीपल को मिला के स्वीडिश पीएम, ठीक है। तो स्वीडन में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सेम एज इंडिया। इंडिया ऑल्सो फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सो इसलिए हमारे लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमने निकालना होता है तो हमारी लोकसभा जो है वो क्या कौन सा मोशन पास करती है, दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो न्यूज़ में है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 75 है दैट टेल्स कि जो भी लोकसभा के में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट हुए हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा में या तो पार्लियामेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग। और लोकसभा में वो अगर लोकसभा वाले जो बाकी मेंबर्स हैं उन लोगों को अगर उनका काम या उनका जो कोई भी बिल कुछ भी जो वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में उनको पसंद नहीं आएगा, तो अगर वो उसको पसंद ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। सो दैट्स वाई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, अगर एक मिनिस्टर को उनको पसंद नहीं आया तो वो कलेक्टिवली भी बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कलेक्टिवली लेनी है, तो इसका पसंद नहीं आया तो ठीक है, हम ये सब हमें रिप्रेजेंट अच्छे से कर नहीं रहे तो हम इनको हटा देते हैं, तो वो उनको उस तरह से हटा सकते हैं। सो दैट्स अ नो कॉन्फिडेंस मोशन का इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट मीन्स कि मिनिस्ट्री जो है स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स अगर वो अटेन करेंगे तो ही वो रह सकेंगे, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब मोशन ऐसे थोड़ी है कि 4 लोग खड़े हो गए, हमें इनका काम पसंद नहीं है तो हमें नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। मोशन पास करने के लिए उनको एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तब ही वो जाके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो ही जाके पास हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज न्यू ई कॉमर्स रूल्स। ये बेसिकली न्यूज़ में ये इकोनॉमी का टॉपिक है। ये न्यूज़ में इसलिए है, अभी एक ड्राफ्ट पास किया राज्यसभा ने जिसमें बताया है कि वो अमेंडमेंट कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के, ठीक है। इनको वो अमेंड करना चाहते हैं। अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट पास हुआ, अभी एक्ट बहुत जल्द बन जाएगा, बट अभी बना नहीं है, अभी प्रेसिडेंट का एसेंट मिला नहीं है, बट बन जाएगा। जब बन जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ये ड्राफ्ट ही है। तो अमेंडमेंट्स टू इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, ये किसके अंडर आता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर्स थे, ये जो व्यापारी होते हैं जो अपना सामान कंज्यूमर्स को दे रहे थे, तो कंज्यूमर्स जो थे उनको कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हाँ जी, कोई एक्सपायरी डेट वाली बॉटल दे दी, कोई एक्सपायरी डेट वाली कोई चीज़ दे दी हमें, बट हमें सुनेगा कौन? सो उसके लिए ये एक्ट लाया गया और उस एक्ट के अंदर उनके लिए ग्रीवेंसेस सेल्स बनाए गए, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए। आप सबको पता ही होगा, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस है, आजकल तो ऑनलाइन भी ये प्रोसेसेस चल रहे हैं। सो इसलिए बेसिकली ये लाया गया था। तो अभी अमेंडमेंट किसके लिए कर रहे हैं? वो कर तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही कर रहे हैं, बट वो ई कॉमर्स में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके लिए अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेजर चेंज क्या होगा? बैन ऑन फ्लैश सेल्स, ठीक है। फ्लैश सेल्स के ऊपर जो ई कॉमर्स जो चल रहा है उसके ऊपर मेजरली बैन लगाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ई कॉमर्स फर्म्स जो हैं उनको एक पार्ट बनना पड़ेगा, कंपलसरी है ये कि उनको पार्ट बनना ही है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का। क्यों बनना है? ऑब्वियसली ये जो प्रोविज़न थी पहले नहीं थी, क्यों नहीं पता नहीं अब क्यों नहीं डाली, उनको तब इतना अवेयर नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। और अब वैसे भी विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम तो उनको पता चला है कि हाँ ये चीज़ बहुत नेसेसरी है।
सो इसलिए उन्होंने बोला कि आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंडेटरली आपको यहाँ पे रजिस्टर करना ही है, क्योंकि जब कोई कंज्यूमर अब कुछ भी उनको प्रॉब्लम होगी तो वो अगर आपकी साइड तक नहीं पहुंच पा रहे, एटलीस्ट वो हमें पहुंचाएंगे, तो आपका वहाँ पे एक बंदा होगा तो उसको हम ये प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो आप वहाँ से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कंज्यूमर्स के ऊपर ही है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है, ठीक है। तो अब ये आता कौन सी मिनिस्टर के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था? 1986 में, और ये जो है ये अभी वाला जो है ई कॉमर्स के लिए किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज Great Barrier Reef should be listed in danger वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये यूएन कमेटी ने बोला है। ये न्यूज़ में क्यों आया है? बेसिकली आपको पता ही होगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कोरल रीफ का कोरल रीफ है, एक टाइप की कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, एंड ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है हमारे वर्ल्ड में। और कोरल रीफ का आपको पता ही होगा, इन्वायरमेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये ओशन का इकोसिस्टम जो है उसको, ओशन के इकोसिस्टम को ये मेंटेन करता है। अगर इसमें कोरल रीफ्स में कोई भी डैमेज या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ओशन इकोसिस्टम है दैट्स नॉट गुड, ठीक है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है अभी ये इन डेंजर है, यूएन कमेटी ने बोला है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। ये आपको पता ही होगा, वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स होती हैं कुछ, वो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें ग्रेट बैरियर रीफ भी है। तो यूएन कमेटी अभी बैठी थी रिसेंट, तो उन्होंने बोला है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको इन डेंजर लिस्ट में डालो। क्यों डालो? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से। हम ओशियन में इतना गंद डाल रहे हैं कि वहाँ पे रीफ जो है उसकी ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग मतलब जो वहाँ पे जो कोरल रीफ्स होते हैं उनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं ओशियंस का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, कोरल रीफ्स की इतनी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट कलर्स की, उनमें डिफरेंट वहाँ पे वेजिटेशंस होती हैं, उनकी ही वजह से वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं फॉर द शेल्टर एंड फॉर द फूड, ठीक है। सो वहाँ पे इतनी ब्लीचिंग हो गई है। ब्लीचिंग मतलब वो जो अपना कलर जो है वो लूज़ कर रही हैं। वो कलर किससे लेती हैं? वो एल्गे से। वो एक एसोसिएशन में होते हैं कोरल रीफ्स एल्गे के साथ। तो एल्गेस जो है वहाँ पे जैसे ही इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, सनलाइट्स जो है वो ओशन तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं, तो जिसकी वजह से जो एल्गे है अपना वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा है, तो वो वहाँ से वो मरी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो मर जाएंगी तो वो कोरल रीफ्स को छोड़ देंगी, जिसकी वजह से वाइट, बिल्कुल वाइट हो जाएगा और वो ऐसे लगता है कि डेड सी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। सो लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक की वजह से फिर वहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई थी, लेकिन इस साल फिर यूएन कमेटी ने बोला है कि इसको इन डेंजर लिस्ट में डाल दो, ठीक है। अब कोरल रीफ वैसे भी हाईली वनरेबल चल रहे हैं बहुत सारे सालों से, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ओशन के अराउंड कि हम उसको चाह के भी हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। बट कोविड पैंडेमिक में ऑब्वियसली वहाँ पे लॉकडाउन था, हर जगह पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, तो इतनी ज़्यादा हम ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी ना ये कोई टूरिस्ट एक्टिविटीज़ थी, तो इतना ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं हुआ। बट अब दोबारा से वो हाईली वनरेबल में आ गए हैं, ठीक है। एनलिस्टेड अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। एंड इट इज़ द वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये इनको ओशियंस का रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, और रेन फॉरेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होती है। रेन फॉरेस्ट आपको पता ही है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है वो कि हमें वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। तो सोचो कि अगर ओशियंस में भी रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, और ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए, और ये कितना ज़्यादा हमें इफेक्ट दे रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरल्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट ये न्यूज़ आने के बाद कोरल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 7th इज NPR. Now what is NPR?
NPR इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको CAA से कंफ्यूज नहीं करना, ये वो नहीं है, NRC ये नहीं होता है। NPR एंड NRC आर डिफरेंट, ठीक है। सो ये न्यूज़ में बेसिकली क्यों है, क्योंकि रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म वीज़ाज़, ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा देने की बात हो रही है। सो ये उनके लिए है बेसिकली। सो इसमें हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ क्या हैं ये सब। मेन चीज़ आपको क्या करना है, व्हाट इज़ NPR? NPR है रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स। नाउ व्हाट आर यूजुअल रेजिडेंट्स? यूजुअल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो कि इधर रह रहे हैं, वो नहीं जिन्होंने यहाँ पे सिटीजनशिप प्राप्त की है, वो जो यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो कुछ काम के ज़रिए से आए हैं और जब NPR हुआ तो वो लिस्ट हो गए, और या तो वो अपने किसी रिलेटिव से आए हैं, कोई वेकेशन पे आए हैं। सो किसी भी तरह से बस वो यहाँ पे रह रहे हैं और जब NPR हुआ तो वो इधर लिस्टेड हुए। सो उनको हम बोलेंगे यूजुअल रेजिडेंट्स, और NPR जो है उसी को एनलिस्ट करता है, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाइल हुआ था 2010 में, और इसको फिर 2015 में अपडेट किया गया था। अभी इसको रिसेंट अपडेट करना था 2020 में, बट ड्यू टू कोविड हम इसको नहीं कर पाए थे। ये प्रोसेस आगे चल गया है, मे बी नेक्स्ट ईयर तक कर दें। सो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। सो NPR इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको CAA और NRC से कंफ्यूज नहीं करना है, दिस इज़ डिफरेंट, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। नाउ कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो न्यूज़ में रही हैं 2-3 दिन से पिछले। सो वो मैं बता देती हूँ। मिल्खा सिंह आपको पता ही है, इनको फ्लाइंग सिख बोला जाता है। फास्टेस्ट रनर थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट किया है अपने टाइम पे। एंड इनकी डेथ हो गई है कोविड की वजह से। सो आपको पता ही होगा, न्यूज़ में इनका बहुत सारा नाम था। तो क्या हुआ कि जो पंजाब के CM हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में इनके लिए मिल्खा सिंह नाम की चेयर और मतलब वहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये इनके लिए ऑब्वियसली इनके घर के लिए बहुत बड़ी बात है। हम इनको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। इनको वैसे हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट ट्रिब्यूट एक टाइप का ट्रिब्यूट ही दे सकते हैं। सो वो ये करके उनको ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज मोंटेक आलूवालिया हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब आपको पता ही होगा IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक तो पता ही है, ठीक है। सो मोंटेक आलूवालिया जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एडवाइजरी ग्रुप में। कहाँ पे? IMF और वर्ल्ड बैंक में। अब आपको IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, दैट इज़ वाशिंगटन DC। दोनों के हेडक्वार्टर्स आर सेम, ठीक है। क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे बने थे, दैट इज़ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्यों करी गई थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो रिकन्स्ट्रक्शन करनी थी और जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ लानी थी पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए ये दोनों बनाए गए थे। ये मॉनेटरी ये आपको पता चल गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये मॉनेटरी मतलब पैसों से लेन देन, जिस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है कंट्रीज़ में, ये वो देखता है। और वर्ल्ड बैंक का तब काम था कि पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन अब इसका काम हो गया है कि वो ये एलिवेट करता है पॉवर्टी। इसका मेन फोकस अब है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सेम ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि पहले रिकन्स्ट्रक्शन कर रहा था क्योंकि तब ज़रूरत थी, तो अभी मेन ज़रूरत है कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। सो दैट्स वाई वो वहाँ पे, पर मेन इनको आपको याद रखना है ये कब बने थे, ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। और हाँ, वर्ल्ड बैंक का सेकंड नाम है IBRD। IBRD जब ये बना था तब इसका नाम था IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ थर्ड इज मावा सूदन ऑफ JNK राजौरी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट फ्रॉम द UT। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी स्टेट को, हमारी UT को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है माविया सूदन, और ये JNK से फर्स्ट फाइटर पायलट है जो कि चुनी गई है, ठीक है। बट 12th इंडियन वुमेन है अंडर इंडियन एयर फोर्स, ठीक है।
कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है एग्जामिनर, सो यू नेवर नो, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज विदर्भा टाइगर कॉरिडोर्स। इसमें क्या हुआ है, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। सो आपको वैसे ज़्यादा इतना इसके डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये मैंने इसलिए लाया है क्योंकि ये जो है टाइगर्स की बात कर रहा है, और आजकल टाइगर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड ऑल दैट, ये सब लाए जा रहा है। सो इसलिए मैंने आपको ये बताना था कि जो टाइगर का जो स्टेटस है IUCN में, दैट इज़ एंडेंजर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात क्यों गई है, विदर्भा कॉरिडोर जो है महाराष्ट्र में है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर टाइगर्स। सो वो वहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, उनके जो वहाँ पे रिमोट सेंसिंग से डिटेक्ट करते हैं, उनके फुटस्टेप जो हैं वो जो उनका प्रोटेक्टेड एरिया है वो उससे बाहर जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि उनको जितना प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइडेड है वो उससे ज़्यादा चाहते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे क्या हो रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कभी मैन टाइगर को मारता है, कभी टाइगर मैन को मारता है। सो ऑब्वियसली हारमोनियस रिलेशन हमें बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ हमारा यहाँ का नेचर ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी है। सो बेसिकली ये उस चीज़ को वो कर रहा था, बट मेन आपको मैंने ये बताना था कि टाइगर्स जो है वो IUCN में एंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है। ओके, नाउ MCQs। मैंने इसमें थोड़े MCQs वो भी ऐड किए हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं, बट मैं साथ साथ में कवर कर दूंगी उसका। सो इसमें क्या है, विच आर्टिकल एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, मैंने अभी आपको बताया। सो ये आंसर्स मुझे आपके करंट अफेयर्स के जो आंसर्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सो प्लीज़ आप उसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें आपकी ही प्रैक्टिस होगी कि आपको कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपको समझ आया है। सो लेट मी नो कि आपने कितना ध्यान से सुना है। सो इसका आंसर आप बता देना। सेकेंड, रिसेंटली इन न्यूज़ इंडियन रेलवेज कंप्लीट्स आर्च बॉटम ऑफ विच ब्रिज, ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू के हो, अगर ये नहीं पता तो फिर क्या आप पता होगा। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अर्बन इज अंडर विच मिनिस्ट्री, आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। नाउ फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसमें बच्चे मुझे पता है कंफ्यूज होंगे बहुत सारे। मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन, ये तो है नहीं, ये सिर्फ एक इंडियन इनोवेशन नहीं है, जो भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो सब इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली और नन ऑफ द अबव, सो इसका आंसर होगा 3C। बहुत सारे बच्चे इसको भी करने की कोशिश करेंगे, बट ये नहीं है, इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नहीं करेंगे, वो होल ऑफ द काउंसिल जितनी भी है सबको ही निकाल देंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन, अभी तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी एंड ये मैंने इसलिए लाया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एंड WHO ने इंटरनेशनल योगा डे पे एक ऐप भी बनाई है M योगा करके, आप लोग देखना, उसके बारे में पढ़ना। सो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑफ इंडिया, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक ऐप बनाई है। सो ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा ये चीज़ कंसर्न में है तो हमें भी ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। सो इंटरनेशनल डे फॉर योगा सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, ठीक है, अभी गया है पिछले हफ्ते। सो ये आपको पता होना चाहिए, और इस बार जो था दैट वाज 7th इंटरनेशनल योगा डे,
जो कि हमने सेलिब्रेट किया है। फर्स्ट टाइम जो था 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि इस डे को हमें ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है अपने कल्चर को शो करने के लिए। सो उन्होंने बोला था कि इसको हम इंटरनेशनली सेलिब्रेट करेंगे, इंटरनेशनल योगा डे की तरह। तब से 2015 से लेके आज तक ये मनाया जा रहा। इस बार ये 7th इंटरनेशनल योगा डे था। ओके देखो इस पे एक ये भी चीज़ आई है, तभी मैंने बोला कि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये ऐसा भी कुछ होता है। योगा सचित्रा ये एक बुक है, इलस्ट्रेटेड बुक ऑन योगा वॉज रिटन बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने दोबारा से रीपब्लिश की है। पहले ये पब्लिश हो चुकी है, दोबारा से रीपब्लिश की है ऑन द ओकेजन ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे पे। और ये लिखी किसने है? बेसिकली ये लिखी है धर्मवीर सिंह महिदा ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Okay, I think this is the last question for today. With reference to the International Day of Celebration of the Solstice, consider the following statements. So मैं आपको ये कुछ इसके बारे में पहले बता देती हूँ। आई नो शायद कुछ को पता नहीं होगा। सो समर सॉल्स्टिस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। लॉन्गेस्ट डे भी बोलते हैं इस दिन को, और फर्स्ट डे ऑफ समर भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस को अपना एक कल्चर का पार्ट मानती हैं और उनको एज अ हॉलीडे लेते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं एज अ फेस्टिवल टाइप। सो बहुत सारे कल्चर्स इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है मैंने कि इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टिस, इस पे स्टेटमेंट को आप पढ़ो, फिर बताना मुझे कि कौन सा सही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन June 15, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो ऑब्वियसली दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड, अ सॉल्स्टिस इज एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन सन रीचेज इट्स मोस्ट नदरली और सदरली डे आर्क रिलेटिव टू द इक्वेटर। ठीक है, अब आपको इसकी डेफिनेशन पता नहीं होगी, अब पता चल गई, दिस इज राइट। सॉल्स्टिस कब होता है? अभी जो June 21 में समर सॉल्स्टिस किया, उसमें क्या होता है कि सन जो होता है अपने सीधा डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है और बहुत मोस्ट नदरली पोजीशन में होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया नदरली पोजीशन में। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। ठीक है, सो इसका आंसर इज ओनली 2। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन के आंसर्स उसमें मेंशन करिएगा, एंड कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सो आप मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उसको हेल्प पूरा सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम।